तो अपन आगे बढ़ते हैं। अपना चैप्टर है चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट 3 आज अपन डिस्कस करेंगे। तो उसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपन लोग चार्ज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो आज अपन पहले पर स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ी सी चार्ज की जो यूनिट्स वगैरह हैं उनके बारे में अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो चार्ज की कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, तो चार्ज बेसिकली एमकेएस में चार्ज की यूनिट क्या होती है वो अपन देखते हैं। देखो, चार्ज की जो एमकेएस बोल दो या एसआई बोल दो, दोनों एक ही है। शायद आप लोगों को मालूम होगा एमके और एसआई में ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों सेम ही मान लो। तो एमकेएस या एसआई में अगर मैं बात करूं तो इसकी यूनिट जो होती है वो कूलाम होती है, कूलाम। हम अपन बात करते हैं सीजीएस वगैरह की। देखो, सीजीएस के अंदर इसके अंदर क्या होती है, 2 यूनिट आती है इसके अंदर। सीजीएस के अंदर इसको 2 हिस्सों बांटा गया है, दोनों यूनिट को आप देख लीजिए एक एक करके। सीजीएस के अंदर तो एक आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। एक आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट और एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। हम लोगों ने बात कर रहे हैं चार्ज के, अपन किसके बारे में, यूनिट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो मैंने बोला चार्ज की अपन ने, ये तो आपको मालूम, ये तो स्टैंडर्ड है एमकेएस और सीजीएस, ये तो हमेशा स्टैंडर्ड है, हमेशा आएंगी। तो एमकेएस में तो इसकी आपको मालूम है कूलाम बोलते हैं इसे। कूलाम क्यों बोलते हैं आप अपन इसके बाद अपन कूलाम का नियम हम लोग डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट नियम है उसकी वजह से। एक होती है सीजीएस यूनिट। सीजीएस के अंदर फिर 2 में बांटा गया है। एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। आपके में इलेक्ट्रोमैग्नेट करके एक आता है चैप्टर, उस हिसाब से इसकी यूनिट रखी गई है। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्यों इस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? बिकॉज इसके अंदर इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है इसमें जो है मूव नहीं करता है, स्टैटिक रहता है, एक ही जगह रहता है, हिलता डुलता नहीं इसमें। तो इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। इसलिए इस वाले जो पूरे यूनिट जो अपन बात करेंगे जिसके अंदर चार्ज आएगा, आगे वाले भी जो चैप्टर हैं, पोटेंशियल है, कैपेसिटर है, ठीक है। तो इन तीनों के अंदर क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन एक स्थिर रहेगा, कहीं पर भी हिलेगा डुलेगा नहीं, इसलिए इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसके अंदर इसे अपन क्या बोलते हैं, इसके अंदर इधर बोलते हैं इसे एब कूलाम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होती है इसकी एब कूलाम। इलेक्ट्रोस्टैटिक इसकी यूनिट होती है स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम बोल देते हैं इसे, स्टेट कूलाम, ठीक है। चलिए, तो ये तो अपन ने छोटी मोटी बात हो गई, कूलाम, एब कूलाम, स्टेट कूलाम। ये आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ सकती हैं आपके लिए एग्जाम, तो आप इसे याद रखें। वैसे तो नोट्स में मिल जाएगी, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ ये टेबल आप ऐसी बना लें ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट हो जाए क्लियर कि किस हिसाब से अपन ने इसको याद करना है, ठीक है। अब इन तीनों में अपन एक रिलेशन लिखेंगे। इन तीनों में कुछ रिलेशन होता है। आप लोगों से एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि एक एब कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं, एक कूलाम में कितने एब कूलाम होते हैं। तो ये घुमा फिरा के आपसे पूछेगा, तो आपको सिर्फ एक टेबल याद रखनी है, उससे आपके सारे चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। हाँ, एक कूलाम इक्वल टू 1/10 एब कूलाम इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। तो ये से आप याद रखें, यहाँ से आपको सारी यूनिट्स आपको एक ही बार में आपको याद हो जाएंगी। एक कूलाम जो होता है 1/10 एब कूलाम होता है 3 × 10⁹ यानी कि 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है। तो ये आप लोगों की पूरी यूनिट्स आपकी क्लियर हो गई होंगी, तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछी जाएंगी, तो अब आप इजीली आप उनके आंसर दे सकते हैं। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का।
कूलाम्स लॉ, इसके बारे में हम अपन डिस्कस करते हैं। कूलाम ने क्या बताया था? एक्चुअली हम लोगों ने अभी तक हमने बात करी कि दो चार्जों के बीच में एक फोर्स लगता है। उस फोर्स का हमने बोला कि अगर सेम अगर हैं, सेम है, जैसे कि मैं बात करूँगा चार्ज अगर प्लस है, एक और अगर प्लस है, तो यहाँ पर कैसा लगेगा फोर्स? एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा। लेकिन अगर एक अगर प्लस है, एक अगर नेगेटिव है, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो हम लोग कर रहे थे फोर्स, लेकिन कूलाम्स ने ये बताया कि एक्चुअली ये फोर्स कितना लगता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो उन्होंने बताया, कूलाम्स ने, बहुत सिंपल सा मेथड है। आप लोग क्या करो, जो फोर्स जो किन्हीं भी दो चार्ज ले अपने लिए, जैसे कि लेट सपोज Q1 और Q2 दो चार्ज हैं, इनकी बीच की डिस्टेंस में लेट सपोज R है। तो कूलाम्स ने ये बताया कि अगर कोई दो चार्ज हैं, इनकी बीच की डिस्टेंस अगर R है, इनके बीच में जो भी फोर्स लग रहा हो, चाहे अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, वो फोर्स जो वो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्ज के मल्टीप्लाई के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्ज के मल्टीपल के। तो ये इन्होंने बताया। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्ज के जो बीच की जो डिस्टेंस है R के, उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। उसके स्क्वायर के क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा Q1 और Q2 के। ठीक है, लैंग्वेज आपको सीधे नोट्स में मिल जाएगी, बहुत सिंपल लैंग्वेज है, एक बार पढ़ोगे एक बार में याद हो जाएगी। तो यहाँ से आप सबको इतना करना है कि कभी भी अगर दो चार्ज हैं Q1 Q2, अगर इन्हें R डिस्टेंस पे अगर इन्हें रख देते हैं अपन, तो इनके बीच जो फोर्स जो एक्ट करता है वो प्रोडक्ट ऑफ दिस चार्ज Q1 Q2 एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। ठीक है, ये बनने बात कर ली। अब इसके आगे क्या करते हैं, लेट सपोज इसको अपन इक्वेशन 1 नाम दिया, इसको इक्वेशन 2 नाम दिया, देन F प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2, इन दोनों को ने कंबाइन किया देन R स्क्वायर के। ये साइन हटता है प्रोपोर्शनलिटी का, तो एक कांस्टेंट आ जाता है। आप सबको मालूम होगा बेसिक चीजें ये। तो Q1 Q2, लेट सपोज A एक कांस्टेंट आ गया, A मैं A ले रहा हूँ, उसका कांस्टेंट A ले दिया मैंने कांस्टेंट। ठीक है, अब इस A की जो वैल्यू जो है MKS CGS में अलग अलग डिफाइन की गई है। देखिए एक एक करके, जैसे मैं बात करूँ MKS की बात कर लूँ चाहे SI की बात करूँ, दोनों एक ही चीज़ है। चाहे MKS की बात करो, दोनों सेम ही फैमिली से आते हैं। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ से जो A की जो वैल्यू आती है इसमें 9 × 10⁹ हो जाती है। तो यहाँ पर जो फोर्स जो हो जाएगा F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इसके, ये कब होगा? जब आप इसे एयर या वैक्यूम में रखोगे तब ये काम करेगा। जब आप इसे एयर या वैक्यूम में जब बात हो रही है, तब यहाँ पर A की जो वैल्यू आएगी 9 × 10⁹। अब मैं बात करूं CGS वगैरह की, अगर मैं बात करूं CGS में क्या होगा, CGS में जो A की जो वैल्यू निकल के आती है, एयर और वैक्यूम की बात कर रहा हूं मैं, एयर और वैक्यूम में, तो वहां पर जो A की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी जाएगी? 1 निकल के आ जाएगी, 1। इसे आप याद रखें, काफ़ी पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव वगैरह में, तो आप इसे A = 1 आप याद रखें। तो यहाँ से F की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी F बराबर Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। दिस इज अवर आंसर। तो इस तरह से आप कूलाम्स लॉ के बारे में लिखेंगे। आपको आई होप आपको बहुत सिंपल सा लॉ है। इसे आप 11th क्लास में आप लोगों ने एक लॉ पढ़ा हुआ ग्रेविटेशनल का लॉ, उससे काफ़ी कुछ ये क्या है, सिमिलर है ये। ठीक है, तो आप उसको आप याद करके देखिएगा तो काफ़ी कुछ आपको मिलता जुलता दिखेगा उससे ये। अच्छा, मैं अगर आपसे एक यूनिट चार्ज की एक डेफिनेशन आपसे अगर मैं पूछूं, व्हाट इज द यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज की अगर मैं आपसे यहां से डेफिनेशन पूछना चाहूं, तो देखो अपने पास दे रखा है F बराबर A की A Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये अपने पास दे रखा है। अब यहां से अगर मैं बात करूं, मुझे चाहिए यूनिट चार्ज। देखो A की वैल्यू कितनी होती है, MKS या SI की मैं बात करूं, जहां तक अपन उसी की बात करते हैं अपन, तो 9 × 10⁹। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है,
अब यूनिट चार्ज की मुझे वैल्यू चाहिए। यूनिट चार्ज यानी कि ये चार्ज जो होता है वो कैसा होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए। इसे 1 होने के लिए इस F की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 9 × 10⁹ होनी चाहिए। मान लीजिए Q1 Q2 दोनों सेम चार्ज है, Q1 Q2 इक्वल टू Q कर देता हूँ तो यहाँ पर Q² हो जाएगा, और बीच की डिस्टेंस मैंने बोल दी 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा तो यहाँ Q1 स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ से Q की वैल्यू कितने, प्लस माइनस जो भी आ ले 1 आ जाएगी यहाँ से Q की वैल्यू। तो यहाँ से आप यूनिट चार्ज की डेफिनेशन सोच के देखिए क्या आएगी। देखो व्हेन टू सिमिलर चार्ज, डेफिनेशन देखना, व्हेन टू सिमिलर चार्ज placed at a unit distance and force between them is F, force between them is 9 × 10⁹, then each charge is called unit charge। देखो क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन, ध्यान सुनना इसकी डेफिनेशन। when two similar charge are placed in a unit distance यानी कि 1, placed in a unit distance, then force is acting between them is 9 × 10⁹, then the charge is become unit charge। आप थोड़ा हिंदी में समझ लीजिए, जब अपन क्या करते हैं, जब दो चार्ज को यूनिट डिस्टेंस पे अपन रखते हैं तो इनके जो बिटवीन में जो फोर्स जो होगा वो 9 × 10⁹ हो जाता है, तो जो चार्ज होगा वो यूनिट चार्ज हो जाता है। ठीक है, आपको आगे समझ काफ़ी इजी है, आपको नोट्स में मिल जाएगी। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। देखो थोड़ा सा इसको भी अपन थोड़ा समझ लेते हैं। लिमिटेशन ऑफ द कूलम्ब्स लॉ। देखो लिमिटेशन क्या थी, इसकी बेसिकली 3 लिमिटेशन थी। ये नहीं कि आपने कहीं पर भी रास्ते में आपने 2 चार्ज देखे और आपने लगा दिया आपने कूलम्ब्स लॉ, नहीं, इसकी कुछ लिमिटेशन थी, यानी कि ये ऐसा नहीं है कि हर जगह काम करेगा। पहली इसकी क्या थी लिमिटेशन, पहली ये थी कि वो चार्ज होने चाहिए, वो पॉइंट चार्ज होने चाहिए, पॉइंट चार्ज होने चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि ये नहीं कि जैसे कि मैं बात करूं, आपने एक, मेरे पास ये 2 मार्कर है, मैंने इसको भी मैंने चार्ज किया, इसको भी मैंने चार्ज किया। अब मैं चाहूं कि इन दोनों के बीच में कोई कुछ फोर्स काम कर रहा हो, तो अगर मैं इस कूलम्ब के नियम से निकालना चाहूं तो वो गलत आएगा, क्योंकि कूलम्ब्स का नियम केवल पॉइंट चार्ज के लिए ही सही है, यानी पॉइंट चार्ज, बिल्कुल भिंडी जैसे चार्ज। अच्छा सर, आप बोलोगे सर ये तो पॉइंट चार्ज यानी कि सिर्फ आप ये तो आप केवल जो फोर्स जो है आप केवल 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच में, 2 प्रोटॉन के बीच में ही निकाल सकते हैं, और ये तो लाइफ में तो ऐसे होते नहीं है पॉइंट चार्ज। तो और आप इलेक्ट्रॉनों के बीच फिर अपनी डेली लाइफ में कैसे काम करेंगे, कर सकता है डेली लाइफ में भी। जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रॉन को तो हम लोगों ने कभी देखा नहीं है, नहीं हमने प्रोटॉन को देखा, उनके बीच में तो ये सिंपल ही काम करेगा। आपने बिल्कुल रख दिया, इधर इलेक्ट्रॉन रख दिया, एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, और बीच की जैसे 2 है, 3 है, 4 है, जो जितनी मीटर है वो सिंपली वहाँ पर ये काम करेगा। लेकिन अपनी डेली लाइफ में ये कैसे काम करेगा, अगर इनकी जो बीच की जो डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर अगर मैं रख दूँ कोई एक, मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक मेरे पास ऑब्जेक्ट ये है, एक और ऑब्जेक्ट मेरे पास रखा हुआ है, कोई भी ले लो, टेबल, फैन, कूलर, कुछ भी ले लो, एक और ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, दूसरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने इसको ही मैंने चार्ज किया, इसको ही मैंने चार्ज किया, तो इनके बीच में कूलम्ब का नियम जब लगेगा जब इनकी बीच की डिस्टेंस इनके कंपैरिजन में, जितने बड़े ये जो चार्ज जो हैं, जितने बड़े ये ऑब्जेक्ट हैं, इन ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ये डिस्टेंस जो आर जो है बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं बात करूं, मान लीजिए मुझे कोई चार्ज दे दे, मेरी बॉडी को कोई चार्ज दे दे, फिर आपकी बॉडी को कोई चार्ज दे दे वहाँ पर, तो अब हम दोनों के बीच में अगर कोई लगाए कूलम्ब का नियम, वो हम लोग काफ़ी दूर हैं, तो हमको एज अ पॉइंट चार्ज कंसीडर किया जा सकता है, तो हमारे बीच में कूलम्ब का लॉ बिल्कुल ही लग रहा होगा। ठीक है, बेसिकली क्या होना चाहिए, हमारे बीच की डिस्टेंस बहुत अधिक होनी चाहिए। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर हूँ तो मेरे से कम नहीं तो 100 मीटर, 200 मीटर, इतनी डिस्टेंस तो होनी ही चाहिए। इतना नहीं कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, दूसरा व्यक्ति यहाँ खड़ा है मेरे बगल में, हम मुझको भी चार्ज दे दिया गया और इसको भी चार्ज दे दिया गया, तो हम दोनों आपस में चिपक जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम दोनों के बीच में इतना काम नहीं करेगा ये फोर्स,
ठीक है। अगर हम लोग बहुत दूर हैं तो हमको फील तो तब भी नहीं होगा, क्योंकि चार्ज, अगर किसी बॉडी को अगर इतना चार्ज दे दिया गया तो बॉडी खत्म हो जाएगी। ऑब्जेक्ट के बीच में फील हो सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर डिस्टेंस अगर आप इंक्रीज करोगे तो फोर्स भी तो कम होता जाएगा ना। चलिए, तो अब आपको आगे होगा समझ में कि अगर ऑब्जेक्ट अगर कैसे हैं, बहुत डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तब ये ऐसा काम करेगा, वरना ये पॉइंट चार्ज के लिए ये सही है, ये कूलॉम का नियम, ठीक है। चलिए और अपन इसके बारे में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, मैं बिल्कुल आपकी कहानी जो भी आप सोच रहे हैं कि सर तो फिर तो सर मेरे कहीं पर भी कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहीं दूर, उसको मैंने चार्ज दे दिया, तो फिर यहाँ पर मेरे घर पे भी कोई मान लीजिए चार्ज हो रखा है, तो वो तो अट्रैक्ट कर रहे होंगे, जरूर कर रहे होंगे अट्रैक्ट, लेकिन बिकॉज इनके बीच की डिस्टेंस इतनी ज़्यादा हो चुकी तो वो अट्रैक्शन भी एक तरह से जीरो हो चुका है, ठीक है। और कूलॉम्स का लॉ केवल पॉइंट चार्ज के लिए ही है, तो अपन ऐसा नहीं कि केवल अपन बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट ले लो और बहुत पास में रख दो तो काम कर जाएगा, नहीं है। देखो फोर्स काम करेगा, मैं ये नहीं बोल रहा फोर्स काम नहीं करेगा, जो एग्जैक्ट वैल्यू जो निकल के आती है कूलॉम के नियम से वो निकल के नहीं आ पाएगी, ठीक है। चलिए अपन बात करते हैं, ये स्टेशनरी के लिए ही काम करेगा, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए। अच्छा, इसका मतलब क्या है, मैंने कि कोई भी व्यक्ति अगर रुका हुआ है तभी ये काम करेगा, अगर कोई मूवमेंट है तो ये काम नहीं करेगा, ये केवल स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए ये सही है। तीसरे की मैं बात करूं, चलिए एक मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन रखता हूं। मैंने बोला कि ये पॉइंट चार्ज के लिए ये बहुत सही है, ठीक है, तो फिर मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को स्ट्रक्चर मालूम होगा, एटम का स्ट्रक्चर मालूम होगा आप सब लोगों को, कैसा होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, अंदर सेंटर में कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यहाँ कौन होता है, यहाँ होता है, एक होता है प्रोटॉन, होता है न्यूट्रॉन। अच्छा, तो ये प्रोटॉन तो बहुत सारे होते हैं, इधर और भी होंगे, बहुत सारे होंगे प्रोटॉन, तो ये तो बहुत पास पास रखे हुए हैं, पॉइंट चार्ज भी हैं, तो फिर इनके बीच में मतलब फोर्स बहुत ज़्यादा होना चाहिए। सिंपल सी बात है ना, इनके बीच में फोर्स बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तो फिर यहाँ तो फोर्स काम ही नहीं कर रहा, ऐसा क्यों। देखो, ऐसी बात आई थी तो कूलॉम ने बहुत क्लियर कर दिया अपनी लिमिटेशन में। तीसरी लिमिटेशन क्या थी कि मेरा जो फोर्स जो है वो केवल 10⁻⁻⁻15 मीटर से जो ज़्यादा डिस्टेंस होगी तभी एप्लीकेबल होगा, इससे कम डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। केवल इतनी डिस्टेंस अपने बीच में होनी चाहिए किन्हीं भी दो पॉइंट चार्ज के बीच में। अगर इससे कम डिस्टेंस हो गई तो वहाँ तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली फोर्स काम करेगा, सबसे पावरफुल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स काम करता है, जो मतलब वर्ल्ड का सबसे पावरफुल फोर्स है अभी तक जो देखा गया है। तो यहाँ पर इतनी डिस्टेंस से अधिक होगा तभी इतना काम करेगी। यहाँ पर डिस्टेंस इनके बीच की इतनी कम हो गई है कि वहाँ पर कूलॉम का नियम जो है काम नहीं करता है, ठीक है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, अपने पास एक क्वेश्चन है, Q1 दे रखा है 10 माइक्रो कूलॉम का, Q2 दे रखा है अपने पास 20 माइक्रो कूलॉम का, डिस्टेंस इनके बीच की है 2 सेंटीमीटर, तो अपन को फोर्स बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे आपके एग्जाम में आ सकते हैं एक आध, तो बहुत सिंपल सा है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, आपको वही वाला अपना फॉर्मूला लगाना है अभी जो हमने लिखा है, F बराबर A Q1 Q2 अपॉन में R²। तो A की वैल्यू कितनी थी, 9 × 10⁻⁹। अब देखो यहाँ पर ये जो Q1 Q2 जो है यहाँ पर आपको कूलॉम में लिखने हैं। अपन लोग बात कर रहे हैं कि इसकी MKS और SI में आपको निकालनी सारी चीज़ें, MKS और SI में, ठीक है, ओके। बिकॉज देखो ये माइक्रो जो है, ये जो है कूलॉम में दे रखा है, तो माइक्रो को अपन को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से 10 × माइक्रो को अगर जब अपन मीटर में चेंज करते हैं तो वो 10⁻⁻6 होता है। 1 माइक्रो जो होता है वो 10⁻⁻6 मीटर होता है। तो यहाँ से आप लोग यहाँ से इसको याद कर लेना। तो माइक्रो को अपन जब मीटर में चेंज किया तो क्या हो गया, 10⁻⁶ यहाँ पर कूलॉम हो गया। सेम ऐसे ही 20 × 10⁻⁶ कूलॉम ये हो जाएगा।
बस यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर दो इस वाले फॉर्मूले की। Q1 Q2 कितना है अपने पास, रख दो 10 इंटू 10⁻⁶, Q2 कितना है 20 इंटू 10⁻⁶, अपॉन में R स्क्वायर। ये कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर, इसे भी अपन को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो 100 का अपन डिवाइड लगा देते हैं, यहाँ पे स्क्वायर से दो 2 इंटू 10⁻⁵ लिख दो। ठीक है, सारी चीजें इस हिसाब से दे रखी है, इसका स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। देखो सबसे पहले ऐसा कर लेते हैं, ऊपर वाली देखो ये कितनी हो जाएगी, 6 और 6 12 हो जाएंगी, 12 में से 9 गया तो t बचेगा, तो 9 इंटू इन दोनों का 200 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻3 अपॉन में ये हो जाएगा 2⁴, देन 10⁻⁴ हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, इतनी हार्ड नहीं है। ये ऊपर जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, इसके बाद मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखना इसकी कैलकुलेशन। 9/4, ठीक है, तो अपन ऐसा कर लेते हैं, सबसे पहले थोड़ा काट लेते हैं, ये 4 से 1 बार, 4 से 5 बार, ये 50 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 450 ऊपर, ये ऊपर जाएगा 10⁻⁻3, ये ऊपर जाएगा 10 + के हो जाएगा 4, तो 450 इंटू ये हो जाएगा 10⁻1, यानी 10 बचेगा, 3 में से 4 गया तो इसको लिख दो 45 इतना न्यूटन, 4500 न्यूटन में काम करेगा अपना आंसर। चलिए, तो आज अपन ने कूलाम का अपने डिस्कस किया। कल अपन थोड़ा सा इसके बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने को स्टार्ट करना है, अगले लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, देन उसके बाद फिर अपन कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में थोड़ी सी मैं बात करूँ, इलेक्ट्रिक में आपसे ये पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए तो आज अपन इतना ही रखते हैं। आप नोट्स आपको नीचे लिंक में मिल जाएंगे, ठीक है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लें और उसको अच्छे से नोट्स में बनाने के लिख लें। ठीक है, धीरे धीरे आपको सारे लेक्चर्स आते जाएंगे, अब डेली कंटिन्यू में रखूँगा मैं। चलिए।